जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स वंस अगेन। तो आज बात करते हैं श्रीलंका इंग्लैंड पाकिस्तान के नए इमर्जिंग कैटेगरी ए बी सी कैटेगरीज़ के जो नए सेंट्रल कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं उनके बारे में, और कल जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मैचेस खेले गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पीसीबी ने जो नए सेंट्रल कॉम्प्लेक्स दिए हैं उसमें 3 एबीसी कैटेगरीज़ और एक इमर्जिंग कैटेगरी के नाम से नई कैटेगरी लॉन्च की गई है। और इमर्जिंग कैटेगरी में जो है उन्होंने रखा है आपके शाहनवाज धानी को। आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस का पीएसएल में इस साल काफ़ी अच्छी रही है, तो उन्होंने पीसीबी में ने ये डिसाइड किया कि उनको इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया जाए शाहनवाज धानी साहब को। उसके अलावा उस्मान कादर साहब को जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी में फिलहाल से दोबारा उन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में ही शामिल किया है। लास्ट टाइम भी वो इमर्जिंग में थे, इस साल भी वो इमर्जिंग में ही हैं। और उसके अलावा इमरान भट्ट साहब जो हैं उन्हें ये शामिल किया गया है एज एन इमर्जिंग कैटेगरी में पीसीबी की। और उसके अलावा ए कैटेगरी में आपको जैसे कि पता है बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एज़ यूजुअल वो ए कैटेगरी में ही है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये शाहीन शाह अफरीदी साहब को क्यों ए कैटेगरी में इन्होंने रखा है। उसकी वजह मेरे लिहाज से जो मुझे जो लगता है कि इनको नहीं होना चाहिए था ए कैटेगरी में, क्योंकि इनकी देखें परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। रन्स ये ज़्यादा दे देते हैं और विकटें लेते नहीं हैं। या तो हो कि विकटें भी लें और रन्स भी दें, तो फिर भी बंदा कहता है चलें जी वो वहाँ पे मैचअप हो रही है। आप विकेट्स भी नहीं ले रहे, आपकी टॉप 10 में नाम भी नहीं आ रहा बॉलर्स लिस्ट में। अभी फिर ये रिसेंटली जो परसों वेडनेसडे को नई आईसीसी रैंकिंग्स दी गई हैं उसमें एक भी पाकिस्तानी बॉलर का नाम ही नहीं है। और मुझे नहीं समझ लगी कि शाहीन शाह साहब को फिर से एक कैटेगरी में क्यों शामिल किया गया। उसके अलावा बी कैटेगरी में जो है वो उन्होंने आपके जो है आजकल पीसीबी की जो जद में आए हुए हैं सी कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं। सी कैटेगरी में उन्होंने सरफराज अहमद साहब को रखा है, जो कि आपको भी पता है कि T20 में उनकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस रही हैं और 1.5 साल 2 साल तक अनबीटेबल था पाकिस्तान। 11 सीरीज़ कंसेक्टिव जीता और उन्होंने उठा के जो है उससे सरफराज अहमद साहब को नीचे कर दिया सिर्फ एक सीरीज़ की बिना पे कि उन्होंने उनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक सीरीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट होम ग्राउंड पे जो है वो उसने 3-0 से हार दी। उस वजह से उन्होंने उसको सरफराज अहमद साहब को एक तो टीम से भी फारिग कर दिया, उसकी जगह रिजवान साहब को लिया। खैर उसमें हम पढ़ते नहीं हैं, वो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि वो क्या था। उसके अलावा हारिस रऊफ साहब हैं, आबिद अली साहब को उन्होंने रखा है, मोहम्मद हुसनैन साहब को रखा है। इमामुल हक की मेरे लिहाज से एक ज़रा अच्छी उन्होंने एक इंक्लूजन है इमामुल हक साहब की, क्योंकि इमामुल हक साहब की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कदरे काफ़ी अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ साहब को शामिल किया है उन्होंने और नुमान अली साहब को। और उसके अलावा बी कैटेगरी में जो है वो टेस्ट कैप्टन जो टेस्ट और वनडे कैप्टन जो पुराने हमारे अज़हर अली साहब 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो थे सरफराज अहमद से पहले, उन्हें बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। फ़हीम अशरफ साहब को जो है वो उनकी भी समझ नहीं लगती कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं बैटिंग ऑलराउंडर हैं, क्या है वो मेरी समझ से बाहर है। वो पता नहीं है भी क्या है, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं बैटिंग ऑलराउंडर हैं। कभी कहते नहीं मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, कभी कहते नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर। बैटिंग अच्छी हो जाती है, बॉलिंग ख़राब होती है किसी मैच में, कहते हैं जी मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। किसी मैच में बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो कहते हैं जी मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है बस। अच्छा, उसके अलावा फ़खर ज़मान साहब को फिर शामिल किया गया है। फ़खर ज़मान साहब भी
जो उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 193 स्कोर मार दिया, बस उसकी बुनियाद पे उन्होंने 3-4 साल खेलते ही जाना है। उनको भी उन्होंने बी कैटेगरी में डाल दिया। फवाद आलम साहब को अल्लाह का शुक्र है कि बी कैटेगरी दी गई है। 11 साल उनको वेट करना पड़ा है। लास्ट मैच उन्होंने टेस्ट मैच 11 साल पहले खेला, 2010-11 के कैलेंडर ईयर में, और अब जाके उनको पिछले साल जो है वो मौका मिला है। उनके 10 साल भी पीसीबी ने, सिलेक्टर्स ने ज़ाया ये कह के ज़ाया किए कि जी उनकी टेक्निक ही नहीं है। तो टेक्निक नहीं थी तो ये अब 10 साल में हमें ये किस तरह से टेक्निक बन गई। तो ये फिर अब देख लें इस तरह, तो क्या करे पीसीबी का बंदा। जो प्लेयर अंदर होना चाहिए उसको बाहर किया हुआ है, और जो प्लेयर बाहर होना चाहिए उसको अंदर कर देते हैं। उसके अलावा शादाब खान की भी आप इस PSL 6 में परफॉर्मेंस देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, नील परफॉर्मेंस है, और उसको भी इन्होंने बी कैटेगरी दे दी है। और वाइस कैप्टन भी है। जिस बंदे को वाइस कैप्टन होना चाहिए टीम का, वो बंदा मुल्तान सुल्तान की टीम का कैप्टन, और हर जो पिछले साल से लेके अब तक जितनी भी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, हर टूर्नामेंट में वो उसने परफॉर्म किया है, वो जीता है। और उसको वाइस कैप्टन बनाने के बजाय एक ऐसे बंदे को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है जिसकी ना तो कोई पिछले सालों में कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, ना ही उसकी कोई फॉर्म है। आप PSL 6 उसमें वो आपको ज़्यादा बेहतर मेरे से पता है, आप ज़ाहिर क्रिकेट देखते हैं, आपको अंदाज़ा है। और उसके अलावा यासिर शाह साहब को रखा गया है, और आबिद अली साहब को भी। आबिद अली साहब ने भी जो है वो डेब्यू में 100 किया है, उसके बाद से अब उनको 5-6 साल इकट्ठे उनको वो कंफर्म हो गए, चाहे उनकी फॉर्म है नहीं है। वो उनके आबिद अली साहब के 10 साल पक्के हैं, उन्होंने अब 10 साल खेलना ही खेलना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ऐसे ही चल रहा है जी। अब ये PCB ने नई कैटेगरीज़ जो है वो दे दी हैं, उस पर मैंने कहा चलें आपसे एक नई वीडियो बना के तो गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा कल जो 2 मैचेस खेले गए, श्रीलंका और इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़। श्रीलंका और इंग्लैंड का एज़ यूजुअल वो ना उनकी टीम की कोई परफॉर्मेंस है श्रीलंका की, ना वो पता लग रहा है कि क्लब के छोटे बच्चे जो हैं वो आ गए मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए। सिर्फ कल एक जो परफॉर्मेंस एक अच्छी आई, वो आई धनंजया की। उन्होंने जो है वो 91 स्कोर किया 91 बॉल्स पे, और सैम करन की बहुत अला परफॉर्मेंस रही है। 48 रन्स दिए हैं उन्होंने, और 5 विकेटें, पंजा लगाया जी उन्होंने, बहुत आला किस्म की उनकी बॉलिंग थी। और हाल ये था इनका श्रीलंका का कि 12 पे 4 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके थे। बाद में इनकी ये धनंजया ने और एक और बंदे के साथ मिल के इनकी जो है वो पार्टनरशिप चली, तो 86 फॉर 5 हुआ। फिर उसके बाद कुछ देर बाद 164 स्कोर पे 6ठी विकेट गिरी, धनंजया साहब आउट हो गए 91 बना के, और उसके बाद करते कराते गिरते पड़ते जो है वो 241 रन इन्होंने 9 विकेटों के नुकसान पे 50 ओवरों में स्कोर किए। और वो इंग्लैंड का आपको पता है वो आजकल सारे अपनी फॉर्म में सारे लड़के। तो जो जेसन रॉय साहब ने 60 स्कोर किया जी 52 बॉलों पे, और 40 स्कोर तो उनका 10 बॉलों पे ही आ गया है, जो उन्होंने 4 चौकों की भरमार की है। 10 बॉलों के ऊपर उन्होंने 40 रन किए हैं, 10 चौकों की मदद से 40 स्कोर तो इनका ये सीधा ये हो गया। बाकी आप रन बॉल जो है वो आप उस तरह से वो कर लें। छक्का उनकी इनिंग्स में कोई इंक्लूड नहीं था। इसी तरह जो रूट साहब हैं उन्होंने 68 रन्स किए हैं 87 बॉल्स पे, और ऑयन मॉर्गन के साथ जो रूट साहब की पार्टनरशिप चली है, ऑयन मॉर्गन ने 75 रन्स किए 83 बॉलों पे, और 104 पे उनकी 2 विकेटें गिरी। और उसके बाद 140 रन की पार्टनरशिप हुई रूट और मॉर्गन साहब के दरमियान, और वो सारा स्कोर उन्होंने 43वें ओवर में ही वो पूरा वो करके, तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी बच्चा पार्टी अब आप घर जाएं, अब हम आपको मिलेंगे कल, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये सारी कहानी थी जी श्रीलंका इंग्लैंड के मैच की। और श्रीलंका और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसमें इंग्लैंड ने
जो है वो 2-0 से वो सीरीज़ वो जीत ली है। और कल का जो मैच है वो अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो 3-0 से क्लीन स्वीप करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 8 जुलाई को मैदान में एक नए जो है वो मोमेंटम के साथ वो उतरेगी 8 जुलाई को अपनी ओडीआई टीम लेके। तो इसी तरह ही है जी। और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो तो कल आले ही हो गया है जी। वो तो समझ नहीं लगी कि पुलाड़ साहब ने मेरी बातों का ही बुरा बना लिया शायद, पता नहीं किसी ने उनको वो वीडियो दिखा दिया और उर्दू ट्रांसलेशन उन्होंने करके, तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उर्दू की, तो उन्होंने कहा जी कि ये हैदरवासी साहब ने आपके बारे में ये कहा है। तो वो उनको मुझे लगता है कि लग गया है गुस्सा। तो पुलाड़ साहब है देखो मेरी माफ़ी दे दो मैनू। उन्होंने जी पुलाड़ साहब ने बना लिए 51 रन बनाए हैं 26 बॉल्स पे, और नगीडी साहब का उन्होंने ऐसा भरमस निकाला है, ऐसा फुर्तस निकाला है कि बंदा कहता है कि यार की करता है। उन्होंने 25 रन बनाए हैं नगीडी साहब के 19वें ओवर में पुलाड़ साहब ने, और वो कभी कहीं छक्का जा रहा है, कभी मिड विकेट पे छक्का जा रहा है, कभी किसी साइड पे, कभी लेग पे छक्का जा रहा है। 3 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल और 1 डबल लेके उन्होंने आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में जो है उन्होंने 25 रन जोड़ दिए। तो इस तरह उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी 51 रन पे जो है वो 26 बॉलों पे कंप्लीट कर ली, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है आपकी मैच भी जो है वो उसमें इतना एक स्कोर कम से कम आप कह लें कि कर लिया कि फाइटिंग टोटल वो दे दिया उन्होंने बॉलर्स के लिए वेस्ट इंडीज़ के। तो 167 का टारगेट जो है वो दिया गया वेस्ट इंडीज़ की तरफ से साउथ अफ्रीका को। और उसके बाद जब बारी आई साउथ अफ्रीका की, तो सिर्फ एक बंदा चला और उसका नाम था क्विंटन डी कॉक, और उसने किया 60 रन स्कोर किया 52 बॉलों पे। और उसके अलावा और उनके खिलाड़ी जो है वो चलने से कासिर थे। डेवेन ब्रावो ने बहुत आला बॉलिंग की। डीजे ब्रावो चैम्पियन साहब ने 37 साल उनकी उम्र हो चुकी है, और वो ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे वो बैटिंग करते हैं कि बंदा कहता है कि यार क्या यार कमाल है। 37 साल का लड़का, अपना जवान आदमी है, बुढ़ा हो चला है, लेट 30s में है, और क्या बॉलिंग है। तो उन्होंने अपने आखिरी ओवर में जो उनका बॉलिंग था, आखिरी ओवर में उन्होंने चारों की चारों विकटें जो है वो अपने आखिरी ओवर में ही ली, और अपना कैरियर का बेस्ट स्कोर भी, बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स भी जो है वो इस मैच में उन्होंने कर लिया। 19 रन दिए, 4 विकटें ली, और वो चारों विकटें एक ही ओवर में आई। इसी तरह ही बस चल रहा है। और अब सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की 2-2 से जो है वो बराबर हो चुकी है। और उसके बाद अब कल जो है वो फाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि एक बहुत ज़ाहिर है अब उसमें सीरीज़ में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में इंटरेस्ट जो है वो मज़ीद डेवलप हो गया, क्योंकि सीरीज़ लेवल हो गई है। और अब जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे अच्छे मोराल के साथ मैदान में उतरेगी। तो अब देखते हैं कल वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो सीरीज़ जीत पाती है कि साउथ अफ्रीका कमबैक करती है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने चैनल क्रिक टॉक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके ख्याल में व्यूज़ हैं मेरे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।